कॉनकॉर्ड एनवीरो सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी ये सेम आईपीओ कॉनकॉर्ड एनवीरो सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस आईपीओ जिस दिन ये आईपीओ आ रहा है उसी दिन लगभग 4 और दूसरे आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें से 3 आईपीओ उसके वीडियो मैंने कल डाल दिए थे, और साथ ही साथ एक आईपीओ ममता मशीनरी, जिसका वीडियो हम लोग ने सैटरडे को डाल दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या ये कंपनी किस बिज़नेस में है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल्स कैसे है, और भी बहुत सारी आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या ये मुझे आईपीओ पसंद आ रहा है कि जिसमें मैं पैसा लगाने का सोच सकता हूँ या नहीं सोच सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे लगेगा वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो में हम लोग कॉनकॉर्ड एनवीरो सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑलरेडी 4 अलग आईपीओ है जो लोग सेम डेट में आ रहे हैं, 19 से 23 दिसंबर के बीच में। 24 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 26 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 26 तारीख को ही आपका, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपके रिफंड का जो भी प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा, और 27 तारीख को लिस्ट हो जाएगा ये स्टॉक एक्सचेंज पर। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 5 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है, तो ऑलरेडी ये स्प्लिट होके आ रहा है। और प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 665 से लेकर 701 का प्राइस बैंड है। तो अगर अप्लाई करना है तो 701 पर ही अप्लाई करेंगे, या तो फिर कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लॉट साइज़ की बात करेंगे तो 21 शेयर्स का एक लॉट साइज़ है, और जो टोटल इशू साइज़ है यानी कि टोटल पैसे जो कंपनी मांग रही है वो है 500 करोड़ 33 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें से 175 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, और जो ऑफ़र फॉर सेल है 325 करोड़, ये जो भी प्रमोटर्स है वो अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 65% के आसपास का पैसा जो ऑफ़र फॉर सेल पे है, और 35% फ्रेश इशू पे है। तो नंबर्स फिलहाल ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बट फिलहाल डेफिनेटली अगर वो नंबर जो जो दूसरे ऐसे आईपीओ है जिन लोग ने ऑफर फॉर सेल पे पूरा 100% पूरा ऑफर फॉर सेल पे लेके आए, तो डेफिनेटली वो लोग से तो बेटर ही है। जैसा कि कल हम लोग ने डीएम कैपिटल का डाला था, तो लोग 800 करोड़ में से पूरा का पूरा 800 करोड़ ऑफर फॉर सेल पे आ रहा था, तो उससे तो बेटर फिर भी ये लग रहा है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग कोटा की बात करेंगे तो 50% का कोटा मिला है क्यूआईबी को, 35% रिटेल को, और एचएनआई के पास 15% का कोटा है। आपकी एक एक लॉट की एप्लीकेशन आपकी बनेगी 14,721 रुपये में। 2 लाख के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो एज अ रिटेल कैटेगरी। जैसी आपकी कैटेगरी मतलब जैसे आपका जो एप्लीकेशन साइज़ है वो 2 लाख के ऊपर हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आप कन्वर्ट हो जाओगे। एचएनआई कैटेगरी रिटेल कैटेगरी के लिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ना ही कोई सर्टिफिकेशन दिखाने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपनी के बारे में समझते हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जुलाई 1999 में ये कंपनी शुरू हुई थी, तो लगभग 25 साल हो गए इस कंपनी को ऑलरेडी। और ये कंपनी काम करती है ग्लोबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, एंड रीयूज सोल्यूशन प्रोवाइडर इंक्लूडिंग ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलरेडी बीच में एक और एक आईपीओ का वीडियो करा था एनवीरो इंफ्रा का। तो ये कहीं ना कहीं उसी बिजनेस मॉडल पे है, और वो कहीं ना कहीं उसका एक पीयर कॉम्पिटिटर भी हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वेस्ट वाटर वाटर ट्रीटमेंट उस सब में ये लोग का काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपनी क्या क्या सोल्यूशन देती है, अगर हम लोग देखेंगे डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस digitization such as LOT. The company provides wastewater treatment and zero liquid discharge solutions, focusing on energy optimization recovery to aid industries and achieving water conservation and sustainability goals. ठीक है, तो डेफिनेटली जो जो इंडस्ट्री है वो तो अच्छी इंडस्ट्री है, नो डाउट, क्योंकि ओवर द ग्लोब सब लोग को ये चाहिए कि भाई जितना हम लोग पानी को कम वेस्ट करें वो ज़्यादा अच्छा होगा, और जितना हम लोग उसको रीयूज़ करेंगे कोई भी और पर्पज़ के लिए वो कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी। तो गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ये लोग और क्या क्या करते हैं कंपनी के बिजनेस को अगर ये लोग सेग्रीगेट यानी सेपरेट करेंगे तो 4-5 चीज़ों में ये लोग बता रहे हैं कि जैसे लोग वेस्ट वाटर को रीयूज जेड एल
ZLD जो ये लोग का सिस्टम है वो सब ये लोग सोल्यूशंस देते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का सोल्यूशन देते हैं, सेल ऑफ कंज्यूमेबल एंड स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन्स, प्लांट्स, केमिकल एंड कंज्यूमेबल्स, और फिर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। तो ये लोग सब प्लांट्स वांट्स है वो सब भी ये लोग लगवा के देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग वेस्ट वाटर का ही करते, तो लोग उसका मेंटेनेंस भी करके देते हैं, ठीक है, मतलब मेंटेनेंस के लिए भी जो भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो सब भी ये लोग करके देंगे आपको, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी एक्सपोर्ट्स इट्स सॉल्यूशंस टू नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड अ लार्ज कस्टमर बेस ऑफ 377 कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, और कस्टमर्स भी ये लोग के पास 377 कस्टमर्स है, तो ऐसा भी नहीं कि ये लोग के पास गिन चुन के कस्टमर्स है, तो एक कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स पे है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 353 ये लोग के डोमेस्टिक कस्टमर्स है, 24 इसके इंटरनेशनल कस्टमर्स है, और कस्टमर्स कौन कौन सी कैटेगरी में, फार्मास्यूटिकल में, केमिकल इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेजेस में, डिफेंस में, ऑटोमोटिव है, स्टील, टेक्सटाइल, और 2 कंट्रीज़ में ये लोग के अलग अलग ये जो भी है ये लोग के कस्टमर्स है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी कौन कौन सी कंपनी लोग के क्लाइंट्स है, डियागो मेक्सिको ऑपरेशंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, AB माउरी, एंथम बायोसाइंस, ठीक है, भोपाल ग्लूज एंड केमिकल्स, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे लैंडसेक्स इंडिया है, पूजा स्पिनटेक्स है, SFC इन्वायरमेंट है, SFC इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, SMS लिमिटेड है, टाग्रोस लिमिटेड, टाग्रोस केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। तो डेफिनेटली ये लोग की ऑर्डर बुक हमेशा भरी हुई रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था, जितना मुझे याद है मैंने शायद सनातन वाले वीडियो में मैंने कहा था कि उसके अंदर आपको ये नहीं, सॉरी, ट्रांसरेल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि 3 तरीके के बिजनेस होते हैं, एक B2C होता है, B2B होता है, B2G होता है। जब भी आप B2B और B2G में आप डील करोगे ना, तो उसके अंदर आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, लेकिन आपकी ऑर्डर बुक हमेशा भरी हुई रहेगी, ठीक है, ऑर्डर बुक हमेशा भरी हुई रहेगी, और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा कम रहेगा कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव रहेगा, बट कंपैरेटिवली B2C बिजनेस के हिसाब से कम रहेगा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अभी कंपनी का ये लोग का अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कंपनी की एक फैसिलिटी वसई में है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और दूसरी शारजा में है, ठीक है। और ये लोग की R&D टीम यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में 21 एम्प्लॉयज़ थे 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। अभी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मार्केट लीडरशिप इन ZLD टेक्नोलॉजी इन इंडिया, well placed to harness global industry opportunities, integrated solution provider supported by backward integrated manufacturing facilities, established presence in international market, diversified customer base across multiple industries and geographies। जैसा कि हम लोग मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि लोग मल्टीपल जियोग्राफी में लोग के काफ़ी सारे कस्टमर्स है, साथ ही साथ ये जो अलग अलग सेक्टर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा, अगर मान लो कि जैसे ये लोग सिर्फ मल्टीपल ज्योग्राफी, मतलब मान लो ये लोग के 10 कस्टमर इंडिया में है, 10 कस्टमर US में, 10 कस्टमर यूरोप में है, लेकिन अगर वो सब के सब फार्मा कंपनी, मतलब सब के सब फार्मा कंपनी में तीसों के तीसों क्लाइंट फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, तो अगर कल को फार्मा सेक्टर में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये लोग के सारे क्लाइंट्स को इम्पैक्ट होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बात है कि ये लोग ने जो फार्मा सेक्टर के अलावा ये लोग के पास FMCG सेक्टर है, ठीक है, FMCG सेक्टर है, ये लोग के पास डिफेंस सेक्टर है, तो अलग अलग सेक्टर्स में ये लोग ने सेक्टर्स भी ये लोग के पास डाइवर्सिफाइड ये लोग ने करके रखे हैं, साथ ही साथ ये लोग की जो कंट्रीज़ है वो भी अलग डाइवर्सिफाइड है, तो कम से कम पूरा ये लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में या एक पर्टिकुलर रीजन में भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो, ठीक है। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, इससे हम लोग को और अंदाज़ा मिल जाएगा कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, और ये क्या है, इधर अगर हम लोग देखेंगे तो सितंबर की बजाय अगस्त तक का डेटा मिला है, तो भी हम लोग इसको समझने की कोशिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 536 करोड़ के एसेट्स थे, वो बढ़कर 600 करोड़ के एसेट्स हो गए कुछ, फिर 630 करोड़ के एसेट्स, और अभी 640 करोड़ के एसेट्स है, ठीक है। तो एसेट्स में फ़िलहाल इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं आ रही है, बट अच्छी बात यह है कि ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो लगभग 340 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद 350 करोड़,
512 करोड़ और अभी 208 करोड़ है अगस्त तक। अगर हम लोग ये साल एंड होते होते देखेंगे, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है अगर एंड होते होते देखेंगे, तो मेरे हिसाब से 450 से 500 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू बना देंगे। ठीक है, जो कि फ़िलहाल इतना ज़्यादा ग्रोइंग नहीं लग रहा है, एक स्टैगनेंट हो गया है। कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये 2 साल स्टैगनेंट था, फिर ये 2 साल भी कहीं ना कहीं स्टैगनेंट हो गया है। रेवेन्यू की बात करते हैं या सॉरी प्रॉफिट की बात करते हैं, तो 340 करोड़ के आसपास पे अगर हम लोग देखेंगे तो 16.5 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 4% के आसपास का प्रॉफिट, 3.5-4%। 350 करोड़ के ऊपर लगभग 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। फिर से अगर हम लोग यहाँ पर, तो एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1.1% का प्रॉफिट मार्जिन था। 512 करोड़ के सेल पर चार चार 41 लाख का 41 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो फिर भी यहीं पर भी वापस 8-9% का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बनता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पर 208 करोड़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो जहाँ पर हम लोग 400, 450, 500 करोड़ की जो सेल बोल रहे हैं, तो तब जाके मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 4-5 करोड़ का प्रॉफिट लोग बना सकते हैं। बट अगर वो प्रॉफिट चलेगा तो सिर्फ आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1-2% ही रह जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल जो नंबर थे प्रॉफिट मार्जिन का, वो थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो सब की भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 261 करोड़ के रिजर्व्स थे, 3 करोड़ घट गए यहाँ पर, 258 करोड़ हो गए। फिर बढ़कर 303 करोड़ हो गए, वापस घटकर 3 करोड़ घटकर 300 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। ठीक है, तो अगेन ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बोरिंग्स की बात करें तो पहले 125 करोड़ की बोरिंग्स थी, फिर 131 करोड़ हो गई, फिर 153 करोड़, और अभी एक क्वार्टर के अंदर या 2 क्वार्टर में फिर से और 14 करोड़ की बोरिंग बढ़ गई है। तो ये भी फिलहाल एक ज़्यादा अच्छा ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है, रिजर्व्स के मुकाबले उसकी आधी ही बोरिंग्स है। बट जो ट्रेंड है कि धीरे 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 बोरिंग्स बढ़ रही है और धीरे धीरे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है या चिंता की बात है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो कंपनी सिर्फ 1450 करोड़ की कंपनी है, यानी कि स्मॉल कैप है या नैनो कैप भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और अगर हम लोग आर कुछ रेशियोज देखेंगे, तो आर 13.73 का है, आर ओ सी ई 14.07, डेट टू इक्विटी रेशियो फिलहाल एक अच्छे रेंज में है, 0.8 के नीचे जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा वो एक अच्छा नंबर माना जाता है, और ये तो 0.5 के नीचे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो 8.34 का है, और फिलहाल ये पिछले साल के हिसाब से लोगों ने डेटा कैप्चर करा है, तो ये ठीक ठाक सा नंबर है, बट इस साल का डेटा देखना पड़ेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू एक फेयर बुक वैल्यू है, 4 के आसपास का बुक वैल्यू, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक ठाक ही है, वो ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है। ईपीएस की बात करेंगे तो 22 का ईपीएस है, प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 0.60 का हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। पीई की बात करेंगे 30.79 का था प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ का इधर डिटेल नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि कंपनी पैसे क्यों मांग रही है, इससे भी हम लोग को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों पैसे चाहिए, और कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं, मोटो क्या है, या आगे का इन लोग की थिंकिंग कैसी है। पहले तो यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन होली सब्सिडरी, कॉनकॉर्ड एनवीरो में ये लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। रोशम सेपरेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग के अंदर ये लोग मतलब इस एक और एक ये लोग की सब्सिडरी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ये लोग का एक वैसे ही प्रोजेक्ट में ये लोग को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्टोरेज एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ ये लोग को ये बढ़ाना है। इसके लिए लोग कहीं ना कहीं पैसे उठा रहे हैं। और एक सब्सिडरी है एफ का, ये लोग ने जो ये वाली जो सब्सिडरी है, इसका ये लोग को आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स जो भी है वो कम करवाना है। ठीक है, और इसी सब्सिडरी के वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, साथ ही साथ खुद की कंपनी जो है, जिस कंपनी में पैसे उठा रहे हैं कॉनकॉर्ड एनवीरो लिमिटेड में, उसके भी प्लांट मशीनरी के कैपेक्स के लिए लोगों को पैसे चाहिए कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद इधर लिखा है रिजर्व एनवीरो प्राइवेट लिमिटेड टू ग्रो आर पे पर यूज पे एज यू ट्रेड बिजनेस। तो ये लोग का जॉइंट वेंचर है, यानी कि मतलब जॉइंट बिजनेस है, तो उसके अंदर भी ये लोग का इन्वेस्टमेंट करना है। टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ इनिशिएटिव्स टू एक्सेस न्यू मार्केट्स, तो डेफिनेटली ये लोग का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अच्छा मकसद है कि ये लोग का इन्वेस्टमेंट करना है, कर्ज ख़त्म करना है। बट मुझे एक बात बताओ, आप 125 करोड़ रुपए सिर्फ कंपनी में जाएंगे, ठीक है, 125 करोड़ रुपए कंपनी में जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कंपनी के पास लोन जो है वो 167 करोड़ का लोन है। ठीक है, अगर आपने इसमें से मान लो
25 करोड़ भी अगर आपने दे लोन ख़त्म कर दिए तो भी 140 करोड़ के लोन रहेंगे आपकी खुद की कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरी और कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी के लोन्स आपको ख़त्म करने हैं। साथ ही साथ आपको प्लांट एंड मशीनरीज़ में इन्वेस्ट करना है। आपको इधर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एक्सपांड करने के लिए पैसे चाहिए, स्टोरेज के लिए, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए पैसे चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास रिजर्व एनविरो प्राइवेट लिमिटेड, कॉनकॉर्ड एनविरो और रोशम सेपरेशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 अलग अलग कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। साथ ही साथ आपको और भी ग्रोथ इनिशिएटिव, न्यू मार्केट्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसे लेने हैं। तो 175 करोड़ में आप कितना क्या क्या कर लोगे, वो काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। अगर मान लो कि ये जो पूरा 500 करोड़ है, पूरा का पूरा 500 करोड़ अगर ये फ्रेश इशू होता, ठीक है, पूरा का पूरा अगर ये फ्रेश इशू होता, तो कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा ऐसा होता कि एक आप एक अच्छा खासा अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर जगह पे, या एक पर्टिकुलर आपके जो भी आपने 4-5 चीज़ें लिस्ट की है, तो वो उसमें आप एक अच्छा खासा अमाउंट डाल सकते हैं। तो फिर अभी ऐसा है कि आपको 5 से 6 चीज़ें करनी है, लेकिन आपके पास 175 करोड़ है। अगर मैं इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से भी अगर डिवाइड करूँ, तो अब मैं 25 से 30 करोड़ रुपए, मतलब 25 से 30 करोड़ से ज़्यादा आप कोई भी एक चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपने मान लो 50 करोड़ का आपका लोन ख़त्म कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपके पास 125 करोड़ बचेंगे, उसमें से आप तीनों कंपनी में 25-25 करोड़ करके इन्वेस्ट कर दोगे, बाकी के 50 करोड़ में आप मशीनरी और थोड़ा बहुत कर पाओगे। तो अभी इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो कंपनी ने ना ज़्यादा अच्छे से प्लान नहीं करा है, ठीक है, कि ये जो आईपीओ, ये काफ़ी ज़्यादा एक छोटा आईपीओ लेके आ गए हैं। शायद से ये लोग को मेरे हिसाब से पूरा ऑफर फॉर सॉरी पूरा फ्रेश इशू लाना चाहिए था 500-600 करोड़ का, या तो फिर एक 800-900 करोड़ का आईपीओ लाते जिसके अंदर 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होता और 500 करोड़ का फ्रेश इशू होता। या तो फिर कहीं ना कहीं ये लोग को ये सोचना पड़ेगा कि इसमें से जो 3-4 कंपनी जो ये लोग ने देखा है, या जो इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं ये लोग की सब्सिडरी में, और जो सब्सिडरी का भी लोन ख़त्म करना है और फैसिलिटी वो सब भी बनाना है लोग को, तो उसमें से जो चीज़ ये लोग को मेजरली हेल्प करेगी उसी 1-2 चीज़ पर ही फोकस करके लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे का जो भी पैसा उधर लगाना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से 20-20 करोड़ रुपए अगर आप 4-5-5-6 चीज़ों पे आप 20-20 25-25 करोड़ लगाओगे तो इतना ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करेगा डेफिनेटली। मैं इतना इंडस्ट्री को इन डेप्थ नहीं जानता हूँ, बट मैं एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि 20-25 करोड़ में यूजुअली बिजनेसेस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं गलत रहूँगा और जिस किसी को भी इंडस्ट्री के बारे में पता होगा, इन डेप्थ पता होगा, या आप इस इंडस्ट्री को क्लोजली जानते हो, काम वाम करते हो, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि मैं इसके अंदर क्या कुछ सही बता रहा हूँ, कुछ गलत बता रहा हूँ, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। फ़िलहाल अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, तो यहाँ पर जो इधर मुझे बोरोइंग्स थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है और जो रिजर्व्स थोड़े थोड़े घटते हुए दिख रहे हैं, वो 2 पॉइंट मुझे फ़िलहाल पसंद नहीं आए। दूसरा अगर मैं बताऊँ तो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं अभी वेट करना पसंद करूँगा, मुझे फ़िलहाल अभी ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ नहीं लग रहा है। मैं कम से कम 2-3 क्वार्टर वेट करूँगा, समझूंगा कि बिज़नेस किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है टेक्निकली, फंडामेंटली, और उसके बाद हो सके तो मैं इसी टाइम अगले साल या 2-3 क्वार्टर के और रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये साल का जो फाइनेंशियल ईयर है ख़त्म होने के बाद, मैं कहीं ना कहीं फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने का एक बार सोच सकता हूँ। तो ये था कॉनकॉर्ड एनविरो सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, और कमेंट कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।